हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल इनफाइनाइट लवेंसू में, जहाँ मैं आपके साथ प्रॉमिस इन पीसेस का सिक्स पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि साओ चंग अपने परिवार समेत जो चार मौसम जगह थी वहाँ से जाने लगता है, और जाने से पहले वो वेन किसिंग से कहता है कि वो उससे बहुत जल्द मिलेगा। एंड उसके बाद वहाँ से चला जाता है, और उसके जाने के बाद कुछ समय बाद जो अपने वेन किसिंग थे वो भी अपने परिवार के साथ जो अपनी चार मौसम जगह थी वहाँ से चले जाते हैं। टाइगर रियासत आने के बाद साओ चंग और उनकी फैमिली मेम्बर्स सब अपने महल पहुंचते हैं, और बिच्छू राजा, साओ चंग, वुयान एंड गाया सभी अपने अपने कक्ष में चले जाते हैं। ऑब्वियसली वुयान और गाया अपने ही कक्ष में रहते हैं, उनका तो सेम ही रूम है ना, तो वहाँ चले जाते हैं। लेकिन ये लोग रेस्ट के लिए जाते ज़रूर है, पर ना तो साओ चंग को चैन आ रहा था और ना ही बिच्छू राजा को। साओ चंग तो बस उस पर का वेट कर रहे थे कि कब वो वेन किसिंग को जीत लें और उसे महल लेकर आए अपने जीत का तोहफा बनाकर। और बिच्छू राजा तो बस परेशान था, लाइक वो ये सब दिल से तो नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऑब्वियसली वो साओ चंग से प्यार करता है, पर नैतिकता ऐसे प्रेम की अनुमति नहीं देती है। तो साओ चंग के लिए अपने फ़र्ज़ को समझते हुए वो उसके लिए तैयार हो गया था, पर दिल तो दुखता है ना, तो दोनों को भी चैन नहीं पड़ रहा था। अभी थोड़े घंटों बाद जो अपना बिच्छू था वो फिर साओ चंग की कक्ष में जाता है, और मतलब वो जब तो रहा ही था, सोया तो वैसे भी नहीं था ना, उसने रेस्ट किया था, तो वो भी वहाँ पर उसे वेलकम करता है। और फिर बिच्छू ने बताता है कि वुयान भी इस युद्ध में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो गया है। इससे साओ चंग तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। अभी उसके कुछ समय बाद जो अपना ज़ीवुयान होता है वो बिच्छू, साओ चंग और उनके कुछ जो खास सदस्य होते हैं वो प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं कि लाइक करना क्या है। अभी मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ कि यहाँ पर ये लोग करने क्या वाले हैं। मैंने पिछले एपिसोड में पूरी क्लैरिटी से आपको समझाया नहीं था। आई रियली फॉरगॉट टू टेल यू गाइस। सो यहाँ सीन ऐसा है ना कि ये लोग ना पहले एकदम से आक्रमण नहीं करेंगे राज्य में। पहले इनके जो कुछ आदमी हैं, लाइक कुछ जो ख़ास आदमी हैं, वही लोग जाकर बुद्ध घाटी के किसी पर्टिकुलर हिस्से को तबाह कर देंगे, वहाँ की संपत्ति को नष्ट करेंगे, वहाँ के लोगों को प्रताड़ित करेंगे, और उसके पश्चात वहाँ पे जो साओ चंग है उनका लिखा हुआ संदेशा जो अपने ज़ेनर्यू है उन्हें पहुँचाया जाएगा, जिसमें वो युद्ध की घोषणा करेंगे और कहेंगे कि अगर उन्हें अपना राज्य प्यारा है और वो नहीं चाहते कि ऐसा कुछ दोबारा हो दूसरी जगह पे, तो वो युद्ध के लिए तैयार हैं। और अगर ज़ेनर्यू ने ये चीज़ मान ली, लाइक वो युद्ध के लिए तैयार हो गया, तो होगा मसला। क्योंकि यहाँ की ये रीत है कि अगर जो अपने ज़ेनर्यू हैं वो इसके लिए मान जाएंगे इस युद्ध के लिए, तो अगर वो हारते हैं इस युद्ध में तो वो अपनी समस्त संपत्ति, सारा राजपाट, सब कुछ हार जाएंगे, लाइक एक चीज़। लेकिन अगर वो जीत जाते हैं तो साओ चंग और उनका राज्य किसी भी प्रकार की हानि उन्हें नहीं पहुंचा सकता है, कभी भी नहीं। तो इसलिए साओ चंग ने ये चाल चलने का निर्णय किया था। इससे क्या होगा, अगर जो साओ चंग और चाओ चंग की सेना है वो यूँ ही आक्रमण करते बुद्ध घाटी पे, तो क्या होता, वो बस उतनी ही जगह जीत पाते जितना ये शहर होता, लाइक बुद्ध घाटी। और बुद्ध घाटी बहुत बड़ा राज्य है, तो अगर उन्हें राज्य जीतना है, अगर उन्हें वेन किसिंग को जीतना है, सब कुछ जीतना है, तो उसके लिए ज़ेनर्यू का हाँ कहना बहुत ज़रूरी है, और उसका ये युद्ध हारना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वेन किसिंग स्वयं ही अपने साओ चंग का हो जाएगा समस्त संपत्ति के साथ। अभी ये सारा प्लान जो इनिशियली प्लान था वो तैयार हो भी जाता है, एंड ये लोग वो प्लान को एग्जीक्यूट भी कर देते हैं। एंड ऑब्वियसली जो अपने ज़ीवुयान होते हैं वो गाया को कुछ भी नहीं बताए थे इस बारे में, क्योंकि वो बुद्ध घाटी की ही है और वो रानी माँ को बहुत मानती है, तो उसे बहुत हर्ट होता, लाइक हर्ट तो उसे बाद में भी होने वाला है, बट स्टिल उसे बताना वो सही नहीं समझते। और ये जो प्लान था ये एग्जीक्यूट हो जाता है। अभी ये लोग बुद्ध घाटी में काफ़ी ज़्यादा नुकसान करवा देते हैं, लाइक उस एरिया का जहाँ पर आक्रमण किया गया था। एंड जो अपने
सैंड्रू थे वो इससे बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। लाइक वो इतने शांति प्रिय जो किंग हैं वो जल्दी किसी राज्य पे ऐसे फालतू आक्रमण करते ही नहीं है। लाइक उन्होंने कभी किया ही नहीं, जल्दी क्या कभी भी नहीं किया। लेकिन उनके राज्य पे जब बात आती है ना तो बहुत खूंखार हो जाते हैं। अभी सार्जिन का भेजा हुआ जो वो था पत्र, वो उन्हें पढ़वाया जाता है। लाइक उनका ही एक सेवक जाता है महल में और उन्हें ये पत्र देता है, जिससे जो सैंड्रू थे वो अपने किसी सचिव से पढ़ने को कहते हैं और वो पढ़ के भी सुनाता है। तो उन्हें पता चलता है कि लाइक वो युद्ध की घोषणा कर रहा है एंड उन्हें बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो वहाँ पे जब मिले थे सार्जिन से तो काफ़ी सज्जन व्यक्ति लग रहा था और उनके बीच में जो स्मॉल टॉक्स भी हुई थी उनसे भी उन्हें यही लगा था कि सार्जिन काफ़ी अच्छा राजा है और वो इंसान भी बहुत अच्छा है। लेकिन अब उन्हें पता चल रहा था कि सार्जिन है किस तरह का इंसान। खैर वो इस युद्ध का जो निमंत्रण था उसे स्वीकार कर लेते हैं और फिर उस सेवक को आज जाने के लिए कहते हैं और फिर जो उनकी सेना थी उन्हें सज रहने के लिए कहते हैं कि अब युद्ध होगा जो अपनी तय हो रियासत है उससे, और उनकी सेना भी तैयार रहती है। अभी वैनकेसिंग भी इन सबसे बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गया था, क्योंकि उसकी भी उनसे जो भी इंटरेक्शन हुआ था वो काफ़ी सही था। उसे भी वो काफ़ी सही इंसान लगा था कि मतलब अच्छा है, नेक इंसान है, और यहाँ तो वो अलग ही रंग दिखा रहा था, तो उसे भी बहुत अजीब लग रहा था। अभी वो जो सेवक था वो फिर ताहिर रियासत जाता है और सार्जिन को जो अपने सैनिक थे उनका पैगाम भी सुना देता है। अभी सार्जिन तो बहुत खुश हो जाते हैं कि लाइक वो जो चाहते थे वो हो गया है। एंड इस मोमेंट तक अपने क्या कुछ नहीं पता होता है, लेकिन जब वो सेवक पैगाम लेकर आ गया होता है, सब चीज़ सॉर्टेड हो गई होती है कि क्या करना है, तो वहाँ पर एक दासी होती है, वो ये सब चीज़ें सुन लेती है, जिसका नाम है गाओशी। अभी गाओशी जो है ना वो काया की ख़ास है। लाइक किसी रानी की कोई ख़ास दासी होती है ना, वैसे ही वो है। अभी गाओशी जाकर अपनी काया को ये सब कुछ बता देती है और वो इसीलिए बताती है क्योंकि वो भी जानती है कि काया उसी राज्य की है जहाँ पर आक्रमण की योजना अपने सार्जिन बना रहे हैं। अभी काया तो ये सब सुन के एकदम ही हैरान हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि ये युद्ध का प्रस्ताव स्वीकार करने का भी उसे पता चल जाता है कि जैनब ने स्वीकार कर लिया है, और इसका मतलब वो भी बखूबी जानती है और वो तो बहुत ज़्यादा जीतना चाहती है। अभी कहा कहती है गाओशी, कहीं तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई ना, तुमने यही सुना है ना। अभी गाओशी कहती है आपकी सौगंध, मैंने यही सुना है और सब लोग युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं। अभी जो अपनी क्या होती है वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, पिताश्री ऐसा कैसे कर सकते हैं, और भैया ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं। इतना सब कुछ हो गया, मुझे भनक तक नहीं पड़ी। अभी जो गाओशी होती है वो अपने काया बैठी हुई होती है ना बेड पे, तो उसके घुटनों के पास आके नीचे ज़मीन पे बैठ जाती है और कहती है कदाचित वो आपको चिंतित नहीं करना चाहती हूँ। अभी काया कहती है और अब मैं नहीं हूँ चिंतित। कैसा मूर्ख सा उत्तर है तुम्हारा, ऐसे कैसे कर सकते हैं, वो भूत घाटी पे आक्रमण करने के लिए सज्ज कैसे हो गए, ये गलत है, मुझे उनसे बात करनी होगी। अभी वो उठ के जाने लगती है, तभी गाओशी कहती है रुकिए रानी काया। अभी जो अपनी काया होती है कहती है नहीं मुझे उनसे बात करनी है। अभी गाओशी कहती है उससे क्या होगा रानी काया, कुछ नहीं होगा, युद्ध की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, क्या ही हो जाएगा आपकी बात करने से। अभी काया कहती है तो तुम क्या चाहती हो, चुपचाप बस ये सब देखती रहूँ मैं। अभी गाओशी उसके पास आती है और अपनी नजरें हल्के से नीचे झुकाती है और कहती है क्षमा कीजिएगा रानी काया, किंतु आपके पास इसके अतिरिक्त कोई विकल्प भी नहीं है। और आपके ही पास क्यों, यहाँ किसी के पास भी और कोई विकल्प नहीं है। महाराज जो चाहेंगे वही सबको करना होगा, फिर चाहे यहाँ दास हो, दासियाँ हो, यहाँ की प्रजा हो या स्वयं उनके पुत्र ही क्यों ना हो। इसलिए मेरी आपसे विनती है कृपा करके राजकुमार वोयान को किसी भी तरह से दोषी न ठहराएं। वो तो वही करेंगे ना जो महाराज आदेश देंगे। अभी काया जो होती है वो बिल्कुल ही वासी हो जाती है और ज़मीन पे गिर जाती है और रोने लगती है। अभी जो गाओशी होती है वो भी ज़मीन पे ही आके बैठ जाती है। अभी काया कहती है क्या करूँ मैं, फिर
क्या करूं? तुम समझती हो इसका मतलब? समझती हो? अगर चाचा जी इस युद्ध में हार गए तो सब कुछ हार जाएंगे। सब कुछ, सब कुछ का मतलब सब कुछ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। गाउशी, मैं क्या करूं? अभी ये जो युद्ध की सूचना थी ये 4 मौसम जागीर में भी पहुंच जाती है ऑब्वियसली। तो वहाँ पर भी सब चिंतित रहते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। स्वयं से युद्ध को स्वीकार कर लेना, उसके बाद युद्ध का प्रारंभ, युद्ध में जो भी कुछ होगा उसको लेकर सब बहुत चिंतित हैं कि इसका परिणाम यदि सैंडर के पक्ष में नहीं आया, वो नहीं जीते, तो परिणाम बहुत ही ज़्यादा भयानक होने वाले हैं। अभी हमें किटमाजैंग का बेडरूम दिखाया जाता है, लेकिन कक्ष दिखाया जाता है, और अभी वहाँ पर जो अपने जीशू, कोशियांग, किटमाजैंग एंड जो फुमंग थी उन सभी को दिखाया जाता है। और कमरे का माहौल एकदम ही टेंस्ड हो रखा हुआ था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि रिसेंटली ये खबर जो अपनी कोशियांग, अपनी फुमंग और अपने जीशू है उन्हें दी गई थी अपने किटमाजैंग द्वारा। अभी रूम में एकदम ही सन्नाटा हो रखा था। जो किटमाजैंग थे वो बेड पे बैठे थे, लाइक बेड का जो अंत होता है ना वहीं पे वो बैठे हुए थे। अपनी जो फुमंग थी वो जो सोफ़ा था वहाँ पे बैठी हुई थी और गुरजांग उन्हें पकड़े हुए थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रखी थी, वो रो भी रही थी। और जो अपना जीशू था वो खिड़की के पास खड़ा था अपने आर्म्स फोल्ड करे हुए, और वो जो अपनी फुमंग थी उन्हें देख भी रहा था। एंड पूरा मतलब कमरा इतना टेंशन में था ना कि कुछ कहने को नहीं। अभी फिर जो अपना जीशू होता है वो अपने किटमाजैंग की तरफ देखता है और कहता है, पिताजी क्या हम कुछ नहीं कर सकते? अभी वो कहते हैं नहीं, ये युद्ध की स्वीकृति सैन ने खुद ही दी है, हम कुछ नहीं कर सकते। अभी कोशियांग कहती है, पर पिताजी अगर वो ये युद्ध हार गए तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अभी किटमाजैंग कहते हैं, हाँ पुत्री मैं जानता हूँ, किंतु ये भी तो हो सकता है कि वो जीत ही जाए। वो और उसकी सेना हर प्रकार से कुशल है, विजय उसके लिए होना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी फुमंग कहती है, किंतु मेरा मन बहुत घबरा रहा है, क्या करूं? मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत अनिष्ट होने वाला है, मेरा मन नहीं मान रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर जो अपनी जियाँ होती है कहती, खुद को संभालिए माँ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अभी फुमंग फिर किटमाजैंग से कहती है, पंडित जी की परेशानी सच हो रही है, सच हो रही है। अभी जियांग कहती है, कौन सी परेशानी माँ? अभी जीशू उसको इंटरप्ट करते हुए कहता है, ये जानना भी ज़रूरी नहीं है जियांग। फिर जो अपनी जियांग होती है वो चुप हो जाती है। अभी जीशू लेकिन किटमाजैंग की तरफ देखता है और कहता है, पिताजी क्या हम अपनी सेना से उनकी सहायता नहीं कर सकते? अभी वो कहते हैं, नहीं पुत्र, जब तक वो स्वयं से सहायता नहीं मांगेंगे हम उनकी सहायता नहीं कर सकते। अभी वो कहता है, परंतु क्यों? अभी वो कहते हैं, क्योंकि यही नियम है। अभी जो अपना जीशू कहता है, ये किस प्रकार का नियम है? यदि वो स्वयं से सहायता नहीं मांगेंगे तो आप सहायता नहीं करेंगे। अभी वो बोल तो रहता है, लेकिन ये बोलने के बाद ही उसे रियलाइज़ होता है कि उसने किस टोन में और किस तरह से ये चीज़ बोली है और उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो वो तुरंत से अपना सर नीचे करता है और कहता है, क्षमा प्रार्थी हूँ पिताजी, इस बात ही आपसे बात करना नहीं चाहता था, किंतु पता नहीं कैसे मुख से निकल गया, मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। और वो कहते हैं, कोई बात नहीं पुत्र, मैं समझता हूँ तुम भी चिंतित हो, किंतु कुछ नियम कायदे हम सभी को मानने ही पड़ते हैं। जब तुम राजा बनोगे तो तुम्हें भी मानने पड़ेंगे। फिर जीशू कुछ नहीं बोलता है। अभी जो अपने किटमाजैंग थे वो अपनी फुमंग को, अपनी गुरजांग को दिलासा तो दे रहे थे, लेकिन मन ही मन वो भी बहुत भयभीत थे। इसलिए नहीं कि उन्हें अपने सैंडर की काबिलियत पे शक था, हरगिज़ नहीं, लेकिन उन्हें पंडित जी की भविष्यवाणी भी याद थी जो उन्होंने उस दिन पूजा वाले दिन कही थी। तो वो चाहे बाहर से कितना भी स्ट्रांग बने, पर अंदर ही अंदर वो भी भयभीत थे आने वाले संकट को लेकर। अभी यहाँ से वहाँ से शिफ्ट होता है, हमें काया को दिखाया जाता है जो कि महल के एक ऊंचे स्थान पे होती है जहाँ से पूरा राज्य दिखता है। लाइक वो एक बालकनी की तरह था, लेकिन वो घूमा हुआ था, तो घूमी हुई बालकनी जैसा जगह थी और वहाँ से पूरा राज्य दिखता था। और काया वहीं पे खड़ी थी और वो रो रही थी।
लाइक फूट फूट के नहीं, पर कुछ लोग ऐसे रोते हैं ना कि मतलब आवाज़ नहीं आती बिल्कुल, पर आंसू निकल रहे होते हैं, वैसे रो रही होती है और उसे बहुत डर लग रहा होता है। अभी वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस भी फील कर रही होती है क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पाई थी सिचुएशन में, और ये जो भी कुछ हो रहा है इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर सैंड्रियो ये हार गए तो क्या होगा उस राज्य का, क्या होगा उस परिवार का, क्या होगा वेन का। अभी ये सोच कर उसका दिल बैठा जा रहा था। अभी वुयान वहाँ पे आते हैं और काया के शोल्डर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, काया कहाँ थे आप, मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। अभी जो अपनी काया होती है वो अपनी आंसू साफ करती है और उनकी तरफ पलट के देखती है। अभी जो अपने वुयान होते हैं वो उसके दोनों गालों पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, काया क्या हुआ आपको, आप रो क्यों रही थी। अभी जो अपनी काया होती है वो उनके दोनों हाथ उठाती है और होल्ड किए हुए होती है पर हटा देती है हाथ अपने गालों से और कहती है, आप बहुत घाटे पे आक्रमण करने वाले हैं, है ना। अभी वो हैरान तो हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कि इन्हें कैसे पता, लेकिन वो फिर अपना हल्का सा सर नीचे करते हैं और फिर वो हमें से हिलाते हैं और फिर वो कहते हैं, काया मैं आपसे सब छुपाना नहीं चाहता था कि तो मैं अभी वो इतना ही बोलते हैं। तभी काया उनकी बात को काटते हुए कहती हैं, आपको मुझे किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है, आपसे कोई स्पष्टीकरण हम भी नहीं रही हूँ, बस ये प्रश्न पूछ रही थी। आप तो वही करेंगे जो पिताजी आपसे करने के लिए कहेंगे, उनके आदेश के विरुद्ध तो कोई भी नहीं कर सकता, आप भी नहीं, तो मैं आपको किसी प्रकार से दोषी नहीं ठहरा रही हूँ। अभी वो कहते हैं, बात केवल इतनी सी नहीं है काया। अभी क्या कहती हैं, तो फिर अभी वो फिर बैठते हैं और जो सामने का एंट्रेंस था लाइक जहाँ से बात है उसकी तरफ फिर कहते हैं, बात पिताजी की खुशी की भी है, तुम तो जानते ही हो मेरे और बच्चों के बारे में, यदि वो ना होते तो पता नहीं आज हम कहाँ होते, किस हाल में होते। उन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे लिए और हमसे बहुत प्रेम करते हैं, और आज जब उन्हें प्रेम हुआ है और उसे प्राप्त करने के लिए वो मेरा साथ चाहते हैं तो मैं उन्हें ना नहीं कह सकता। अभी काया उनके सामने के खड़े हो जाती है और कहती है, उन्हें प्रेम हुआ है और उसे प्राप्त करने के लिए आप ये क्या कह रहे हैं वुयान, मुझे स्पष्ट रूप से बताइए। अभी कहते हैं, काया पिताजी को फूलघाटी के राजकुमार वेन केसिंग से प्रेम हो गया है। अभी काया जब ये सुनती है उसके बिल्कुल होश उड़ जाते हैं, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो कुछ कदम पीछे जाके लड़खड़ा के खड़ी हो जाती है। लाइक वो डिसबैलेंस हो रहे थे तो एकदम से लड़खड़ा जाती है और पीछे आके खड़ी जाती है और कहती है, ये क्या कह रहे हो। अभी वुयान कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत धक्का लगा होगा कि तो यही सत्य है, वो वेन केसिंग से प्रेम करने लगे हैं। जब से उसे देखा है वो उसकी सुंदरता पे मोहित हो गए हैं और उसे प्राप्त करना चाहते हैं। फिर वो उसकी साइड से टर्न होकर जो बालकनी का एरिया था जहाँ से वो शहर दिखता है, मतलब राज्य दिखता है, वहाँ पर की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये सब सही नहीं लग रहा होगा, तो मैं विवश हूँ, बिच्छू विवश है। पिताजी ने आज तक हम सब के लिए बहुत कुछ किया है, मेरे बिच्छू के लिए भी बहुत कुछ किया है। आज जब उन्हें कुछ चाहिए, कोई व्यक्ति चाहिए, तो हम ना नहीं कह सकते और हमें हर हाल में, हर कीमत में वो राज्य जीतना है, वेन को जीतना है और पिताजी के समक्ष उसे प्रस्तुत करना है। अभी काया सब सुन रही होती है और ये सब जो भी कुछ हो रहा है इसके दुष्परिणाम के बारे में वो सोचने लग जाती है और जो अपने जार्जिन की मंशा है उसके बारे में सोच रही होती है, उसका सर एकदम से घूमने लग जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। और जैसे वो गिरती तभी वुयान उसकी तरफ देखते हैं और उसके पास आते हैं और कहते हैं, काया काया क्या हुआ आपको, काया काया आँखें खोलिए। अब फिर वो उसे उठाते हैं और वहाँ पर जो दासियाँ थी, दास उन्हें सबको बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि जाकर वैद्य जी को बुलाया जाए। अभी वैद्य जी को भी बुलाया जाता है और तब तक
जो अपनी गाय थी उसे बहुत ज़्यादा फीवर आ जाता है। लाइक जब तक जो वैद्य जी थी वो फीमेल ही थी, वो जब तक आती है तब तक गाय एकदम ही बुखार में तप रही होती हैं। उनका चेकअप किया जाता है तो जो वैद्य जी थी वो बताती हैं कि स्ट्रेस के कारण ही जो अपनी गाय है उसे चक्कर आ गया था, और ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है, और बुखार भी उसी कारण से है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। उसका ख्याल रखें, खाने पीने का ध्यान दें और टेंशन से उसे दूर रखें तो ठीक हो जाएगी। और वो कहकर फिर वहाँ से चले जाते हैं कुछ दवाइयाँ देकर, लाइक जो पुराने टाइम में दवाइयाँ होती थी वो देकर वो वहाँ से चली जाती है। अभी वो यहाँ पे गाय के पास ही बैठ जाते हैं और उसे देख रहे होते हैं। उन्हें बुरा भी लग रहा था क्योंकि गाया इतनी ज़्यादा स्ट्रेस हो गई ये सब चीज़ें सुनकर, लेकिन अभी जो आगे होगा वो तो उसे देखना पड़ेगा, तो उन्हें बहुत बुरा लग रहा था गाय के लिए। लेकिन अभी जो करना है वो तो करना ही है ना उन्हें। अभी धीरे धीरे ही टाइम बीत रहा होता है और युद्ध वाला दिन भी आ जाता है। एंड जो प्रिंस हेनरी थे वो अपनी सेना के साथ होते हैं, और जो अपने सार्जिंग होते हैं उनकी सेना में फ़िलहाल अपने बिच्छू राजा होते हैं। एंड जो प्रिंस हेनरी थे वो और जो बाकी सारे सेना थी, सेनापति थे वगैरह वगैरह, और सार्जिंग भी थे। लाइक वो भी ऑब्वियसली वो कोई ओरली नहीं है जो घर में बैठे रहेंगे, वो भी थे। और ये सभी लोग जो युद्ध था उसके लिए सज रहते हैं। अभी जो युद्ध का विपुल बजा जाता है ना वो बजता है, उसके बाद युद्ध प्रारंभ होता है। अभी जो ये दोनों सेनाएं थी ये एक दूसरे पर टूट पड़ती हैं, बहुत ही भीषण वहाँ पर लड़ाई हो रही होती है। और यहाँ महल में जो अपने म्यान थी वो तो बहुत चिंतित हो रही थी, रंग के में चिंतित हो रहा था बहुत ज़्यादा, लेकिन वो युद्ध तो नहीं कर सकता ना, वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि किसी युद्ध में पार्टिसिपेट कर पाए, तो वो यहीं पर ही था। अभी वहाँ पर लड़ाई होने लग जाती है एंड युद्ध काफ़ी भीषण हो रहा था क्योंकि सेना इनकी भी स्ट्रांग थी और उनकी भी स्ट्रांग थी। अभी क्या होता है ना कि जो लड़ाई हो रही होती है अभी वो ज़ेनरेयू और ज़ार्जिन के बीच में ही हो रही होती है, और जो अपना ज़ार्जिन होता है वो अपने ज़ेनरेयू को ना कत्ल कर देता है। लड़ाई के बीच में ही वो दोनों की फाइट चल रही होती है तो वो उसे तलवार से स्टैब कर देता है और बार बार स्टैब करता है जिनसे उनकी मृत्यु हो जाती है। अभी जब राजा मर जाता है तो प्रजा का मनोबल भी डगमगा जाता है और इसका फ़ायदा मिलता है सेना को। इसीलिए उसने जो अपने ज़ेनरेयू को बंदी नहीं बनाया था, उसने डायरेक्ट उससे मारा था, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि जब राजा मरता है तो सेना का मनोबल डगमगाने लग जाता है। और तब यही है जो अपना ज़ेनरेयू की जो सेना थी वो थोड़ी वीक पड़ जाती है और जो ये सेना थी ये उस पर भारी पड़ जाती है और ये लोग जो युद्ध था उसे जीत जाते हैं और ज़ाओजिन की मंशा पूरी हो जाती है, क्योंकि अब ये पूरा राज्य उसका, राज्य की हर वस्तु उसकी, हर व्यक्ति उसका, वैन केजिंग भी उसका। और उसे खुश देखकर जो अपने ज़ीवोयान थे वो बिच्छू दोनों ही प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि वो दोनों ही अंदर से उतने खुश नहीं थे बट स्टिल वो अपने ज़ाओजिन के लिए बहुत खुश थे, तो वो लोग भी प्रसन्न हो जाते हैं। एंड आई एम वेरी सॉरी बट फ़िलहाल के लिए इतना ही गाइस। मैं मिलती हूँ आपको कहने को हम सकता कि नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर में। आई नो कि मुझे इसका पार्ट थोड़ा लॉन्ग लाना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको कहा था कि मैं इसे 31 तक लाऊंगी, तो मुझे इसे 31 तक ही लाना था और यहाँ पर थोड़ा सा जगह का इशू हो जाता है ना, तो जगह मिलती नहीं, तो मैं इतनी ही रिकॉर्डिंग कर पाई थी अभी। आई एम सो सॉरी, मैं बोल भी नहीं पा रही इस सिचुएशन में, सो इसलिए आई एम वेरी सॉरी। ये लास्ट मिस्टेक है मेरी इस स्टोरी को लेकर। लाइक मेरे इसके अपडेट में टाइम का इशू हो जाता है ना कि मैं इससे लॉन्ग नहीं बना पाती, बट ये सच में मेरी लास्ट मिस्टेक है, बस इस बार मुझे माफ़ कर दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम से अभी कैनोकॉम सर्वर का लास्ट एपिसोड आने वाला है, उसके बाद मैं इसके अलावा कोई भी एफएफ नहीं चलाऊँगी, आई प्रॉमिस। गिल्ड भी मैं तभी लाऊँगी जब ये फिनिश हो जाएगी, और इस तरह से जो इस एफएफ के साथ मैंने नुकसान किया है वो भी भरपाई हो जाएगी एंड इसको मैं पूरा टाइम भी दे पाऊँगी। इसके लॉन्ग अपडेट आ सकेंगे, रेगुलर आएंगे, तो आप लोगों को भी दिक्कत नहीं होगी और मुझे भी दिक्कत नहीं होगी और जल्दी समाप्त भी हो पाएगी। सो अब तक मैंने जो भी नाइंसाफ़ी इसके साथ किया उसके लिए मैं बहुत क्षमा चाहती हूँ। नेक्स्ट टाइम से पक्का इसके लॉन्ग अपडेट आऊँगी और अच्छे से इसे फिनिश भी करूँगी। सो अभी मुझे माफ़ कर दीजिए। हम मिलते हैं कहने को हम सफ़र के लास्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय वंशु, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स गाइस। एंड हाँ, मैं भूल ही गई बोलना,
प्लीज़ अगर वीडियो पसंद ना हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, इन कमेंट में जय वंशु लिख दीजिएगा। बाय बाय, जय वंशु।